बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस जो टॉपिक था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने डिस्कस करना है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कल जो भी बातें हमने मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ी थी आज उससे ऑपोजिट बातें होंगी। जैसे कि मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, जबकि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी। उसके अंदर हमने देखा था कि साल्ट्स बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इसमें साल्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं। उसमें हमने देखा था मेरीन इन्वायरमेंट में कि वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हाइपोटोनिक कंडीशन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वाटर जो है वो सेल्स के अंदर दाखिल होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब हमने पढ़ लिया कि हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर वाटर जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और साल्ट्स जो है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इनको अब कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, नेचर ने कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिजम्स को दिए हैं जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम सेलुलर लेवल के ऊपर बात करेंगे कि जो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, उनके अंदर या वो सेल होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं और उनके अंदर वाटर जो है वो एंटर होने की कोशिश करता है। तो उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि जितना भी एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा वाटर आता है, मतलब कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो सेल से उस एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। आप नीचे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शो किया गया जिसमें से कुछ केनाल्स जो है वो निकल रही हैं। बेसिकली क्या होता है कि वाटर जो है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर भर जाता है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास ट्रैवल करता है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ तक जाता है और वहाँ से जो है वो सेल से बाहर वाटर को जो है वो दोबारा निकाल देता है। अब ये तो बात थी सेल लेवल के ऊपर। अब एक पूरा एक मल्टी सेलर एनिमल है, लेट्स से कि फ्रेश वाटर फिशेस हैं, उनके अंदर कैसे कंडीशन को कोप किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम साल्ट्स का मसला हल करते हैं कि साल्ट्स जो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर साल्ट्स की कमी हो रही है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। तो गिल्स और स्किन से एक्टिव अपटेक किया जाएगा, मतलब कि खुद एनर्जी लगाकर और सराउंडिंग वाटर से जो साल्ट्स होंगे उनको अपटेक किया जाएगा गिल्स और स्किन से। जबकि हम मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं कि वहाँ गिल्स से साल्ट्स को बाहर रिमूव किया जाता है। तो ये फ्रेश वाटर फिशेस और मैरीन फिशेस के दरमियान में एक डिफरेंस है। फ्रेश वाटर फिशेस क्या करती हैं, गिल्स और स्किन की मदद से एक्टिव अपटेक करती हैं साल्ट्स की। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि ऐसी फूड्स जो हैं वो फिशेस खाएंगी जिनके अंदर साल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ताकि उनका बॉडी का साल्ट लेवल जो है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन रहे। उसके अलावा जो वाटर की जो कंडीशन बनती है कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो उसका एक आसान सा हल है कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे जो बॉडी है, मतलब कि जो फिशेस हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। जबकि हम मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं कि वहाँ की जो फिशेस होती हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई थी मैरीन इन्वायरमेंट की, तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट उससे बिल्कुल अपोजिट बात है। अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, मतलब कि जो लैंड एरिया है, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, बेसिकली अवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, मतलब कि हमारे अंदर जो वो जो स्वेटिंग है वो एक तरह से डिहाइड्रेशन होती है अगर वो एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए। पानी की कमी कहते हैं डिहाइड्रेशन को। अब इसको कैसे जो है वो इससे बचा जा सकता है, या इस कंडीशन के ख़िलाफ़ जो है वो नेचर ने हमें क्या मैकेनिज़्म दिए हैं, या जो ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनके पास क्या मैकेनिज़्म है। तो इंसेक्ट्स के अंदर बताया जाता है कि उनकी बाहर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होते हैं, मतलब वैक्स की एक लेयर होती है जो वाटर को उनकी बॉडी से रिमूव होने नहीं देता या उसका एक लेवल मेंटेन रखता है। मैं मिसाल दूंगा आपको कॉकरोच की। आप देखेंगे कॉकरोच का जो बाहर वाली लेयर होती है वो शाइनी होती है। वो शाइनी क्यों होती है, वो वैक्स की वजह से शाइनी होती है, तो उसको ही हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब डेड केराटिनाइज्ड स्किन, इसमें हम अपनी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी जो स्किन है उसकी ऊपर एक बारीक लेयर है, बहुत ही बारीक लेयर है जो केराटिन की बनी होती है और वो डेड होती है। वो बेसिकली डेड केराटिन स्किन जो है वो क्या करती है, वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। अगर ये स्किन ना हो तो हमारे अंदर से वाटर जो है वो बहुत जल्दी एवेपोरेट होगा और डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
अब दूसरा बहुत ही सिंपल बात है कि अगर पानी की कमी हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूज़ करना चाहिए, और उसके अलावा ऐसी फूड्स जो है वो हमें कंज्यूम करने चाहिए जिनके अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर कोकोनट, क्यूकम्बर, ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस, इस तरह के आप जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर वाटर जो है वो एक अच्छे अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, तो आप वो फूड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो है वो वाटर सेव करना, अब ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जब भी वाटर सेव करना होता है बॉडी ने, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, और जब एक्सेस वाटर आ जाता है, जिस तरह हाइपोटोनिक कंडीशन में था, तो उसमें वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ अडाप्टेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिक अडाप्टेशन और बिहेवियरल अडाप्टेशन। मेटाबॉलिक अडाप्टेशन की जो एग्जांपल है वो हमारी बुक के अंदर कोट की गई है कैंगरू रैट्स की। अब कैंगरू रैट्स जो हैं ये चूहे होते हैं, ठीक है, रैट्स होते हैं, और एक कैंगरू की तरह आप कह लें कि जंपिंग करते हैं, या इनका जो है वो पाउच भी आई थिंक सो के मौजूद होता है। तो ये कैंगरू रैट्स क्या करते हैं, इन डेजर्ट्स में रहते हैं, तो इनको वाटर जो है वो ठीक तरीके से उधर नहीं मिलता। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये सिर्फ ऐसे सीड्स जो है उनके ऊपर फीड करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो जब वो सीड्स इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं और उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो सीड्स की डाइजेशन के रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होता है, और ऐसा वाटर जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो तो हम उसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो ये कैंगरू रैट्स जो हैं ये उसी मेटाबॉलिक वाटर की मदद से अपना पूरे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। इनको एज सच वाटर जो है वो उस पूरे डेजर्ट के अंदर नहीं मिलता। तो ये इनकी मेटाबॉलिक अडाप्टेशन है कि नेचर ने इनका मेटाबॉलिज्म इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये वो जो मेटाबॉलिज्म के अंदर वाटर बनता है ये उसी की मदद से अपना पूरा बॉडी फंक्शन जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं या मेंटेन रख लेते हैं। अब बिहेवियरल अडाप्टेशन हमारी बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसकी कोई एग्जांपल नहीं लिखी, तो मैं वो बता देता हूँ कि बिहेवियर को चेंज करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से दूंगा कि लेट्स से कि आप बाहर गर्मी के अंदर खड़े हैं, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। आप कोई छाँव वाली जगह ढूंढेंगे, ठीक है, किसी दरख्त के नीचे आप बैठ जाएंगे या घर के अंदर आप आ जाएंगे, तो ये आपका बिहेवियरल चेंज है या बिहेवियरल अडाप्टेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं या ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दिन के वक्त जो है वो छुप जाते हैं, कहाँ पे, बरोज़ के अंदर, ठीक है, जो वो चूहों की बिल वगैरह होती है सहरा के अंदर या दूसरे ऐसे इलाकों के अंदर, उनको हम बरोज़ कहते हैं। तो वो बरोज़ के अंदर पूरा दिन छुपे रहते हैं और रात को आकर फिर अपना जो है वो शिकार करते हैं या जो भी खाना वगैरह उन्होंने खाना होता है। और जो रात को ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए, शिकार के लिए, उनको हम नक्टर्नल्स कहते हैं, नक्टर्नल्स। अब इस टॉपिक के अंदर लास्ट में एक डेफिनेशन है एनहाइड्रोबायोसिस। एन मतलब नो, हाइड्रो मीन वाटर, बायो मीन लाइफ। तो एनहाइड्रोबियस मतलब लाइफ विदाउट वाटर। अब ये क्या होता है, ये कंडीशन है, एक प्रोसेस है, और ये कब बनती है, जब ऑर्गेनिज्म जो है वो मुकम्मल तौर पर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो जब ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो वो एक डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाता है, एक रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाता है, जिसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्लो हो जाता है, जहाँ आलमोस्ट जो है वो रुक जाता है। मुकम्मल तौर पर नहीं रुकेगा लेकिन आलमोस्ट जो है वो उस लेवल तक पहुँच जाता है, तो ऐसा ही लगता है कि इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक गया। लेकिन जैसे ही कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल होती हैं तो वो दोबारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप एनहाइड्रोबियोसिस कहते हैं। इसमें एग्जांपल जो है वो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी लेकिन आप नोट कर लें, निमाटोड्स इसकी एग्जांपल में आएगा। अब निमाटोड्स क्या है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको आप निमाटोड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ डायग्राम जो है वो अटैच की हुई है, तो आप देख सकते हैं ये निमाटोड्स जो हैं वो इस तरीके से होंगे। और ये मोस्टली जो एनहाइड्रोबियस वाली कंडीशन है ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही पाई जाती है।